हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज से हम देखेंगे झारखंड का इतिहास। झारखंड का इतिहास आपका जेएसएससी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल पूछते ही हैं। जेपीएससी में डायरेक्ट आपका पीटी एग्ज़ाम में सिलेबस में ही मेंशन कर दिया गया कि झारखंड के इतिहास से आपको 8 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और हर एक टॉपिक को क्लैरिफाई किया है कि कौन कौन से टॉपिक से कितने सवाल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको 8 सवाल बन जाएंगे और 8 सवाल आपको कितने नंबर दिलवाएंगे, तो 16 नंबर, 16 मार्क्स के लिए आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। झारखंड का इतिहास पढ़ने का स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो लोग जेपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, 14 जेपीएससी को या जेएसएससी के एग्ज़ामों को टारगेट कर रहे हैं, वो एक्साइज कांस्टेबल हो, एक्साइज कांस्टेबल, ठीक है, झारखंड एसआई, फील्ड वर्कर, ठीक है, या कक्षपाल की वैकेंसी जो आने वाली है, कक्षपाल या एलडीसी, कोई भी एग्ज़ाम जो झारखंड में पूछे जाते हैं, जहाँ से झारखंड के जीके, वहाँ पे आपको झारखंड के इतिहास में से आदिवासियों के शासन व्यवस्था को ज़रूर पूछा जाता है और उसको आज हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसका हर एक टॉपिक को अलग अलग क्लास में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगी और आपका कम से कम एक क्लास में एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा और 8 क्लास इसके लगेंगे। 8 क्लास में आपके 16 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए ताकि एग्ज़ाम तक आप पूरा कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर रहें। जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे, पीवाईक्यू को देखने का प्रयास करेंगे, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसीलिए मैं अभी क्वेश्चन इसका स्टार्ट भी नहीं कर रही। ठीक है, इसको बढ़िया से डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद ही इसका क्वेश्चन को टच करेंगे। तो इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि 8 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। तो मुंडा शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर के लिए, और आज हम देखेंगे भी मुंडा शासन व्यवस्था को ही, तो आज 2 नंबर हमारा कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था को पूछा जाएगा एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। मांझी परगना शासन व्यवस्था को पूछा जाएगा एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। और जैसा ये सीक्वेंस दिख रहा है वैसा ही हम लोग तैयारी भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद मांझी परगना के बाद पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। और अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था से आपके पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन 4 नंबर के लिए। ठीक है, तो टोटल हो गए 8 क्वेश्चन और 16 नंबर आपके बन गए। अन्य जनजातियों में टोटल 33 जनजातियां हैं। ठीक है, और आप अगर इसको पढ़े हैं तो बताइएगा कि अभी लेटेस्ट जनजाति जो नई जुड़ी है, लेटेस्ट जनजाति वो कौन सी है, ये कमेंट आप कीजिएगा। और इन 33 जनजातियों को हम देखने का प्रयास करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज मुंडा शासन व्यवस्था को। मुंडा शासन व्यवस्था को एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये मैं आज क्लास करवा दूँगी, उसके बाद आप अगर इसको रेगुलरली रिवाइज नहीं कीजिएगा तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रहेगा। ये झारखंड का ऐसा टॉपिक है जिसको आप डेली एक बार कॉपी खोल के इसको बस रीड कर लीजिएगा तो आपके दिमाग में छप जाएगा, और अगर आप इसको इग्नोर कीजिएगा तो फिर ये आपके दिमाग से उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अपने नोट्स बना कर रख सकते हैं, और नोट्स शॉर्ट नोट्स की तरह मैंने यहाँ पे मेंटेन करने का प्रयास किया है। आप लोगों को अच्छा लगे तो इस तरह से आप नोट्स बनाइएगा, नहीं तो आपको जैसा पसंद आता है वैसा नोट्स आप बनाइएगा। और इसको नोट्स बनाकर जरूर रखिए, आपके झारखंड के सभी एग्जामों में ये सवाल यहाँ से बनेंगे और हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो रहा है वो मैंने आपको यहाँ पे करवाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था को हम देखेंगे। यहाँ पे है मुंडा कौन होता है। ठीक है, तो मुंडा ग्राम प्रधान होता है, गांव का प्रधान होता है। ठीक है, गांव का प्रधान होता है मुंडा। और मुंडा शासन व्यवस्था कैसी होती है, तो ये वंशानुगत होती है। जैसे एक ग्राम का प्रधान बन गया तो उसका बेटा ग्राम का प्रधान बनेगा, उसका पोता ग्राम प्रधान बनेगा, इस तरह से वंशानुगत ये शासन व्यवस्था चलते जाती है। ठीक है, ये मुंडा शासन व्यवस्था चलते जाती है। ठीक है, उसके बाद ये इसका काम क्या है, मुंडा का ग्राम प्रधान का काम क्या है, तो लगान वसूलना। ठीक है,
लगान को वसूलना, विवादों का निपटारा करना, है ना, विवादों का निपटारा करना और विधि व्यवस्था को बनाए रखना। ये 5 पॉइंट में मैंने मुंडा को डिस्क्राइब किया है। मुंडा क्या होता है? ग्राम प्रधान होता है। इसकी व्यवस्था कैसी होती है? तो वंशानुगत होती है। इसका काम क्या है? तो लगानों को वसूलना और विधि व्यवस्था को ये विवादों को निपटाना और विधि व्यवस्था बनाए रखना। ये इसका मुंडा का काम है। ठीक है, मुंडा का काम है। क्लियर? एक चीज़ और इसमें है, खुटकट्टी भूमि। ठीक है, ये मुंडा में ही आता है, खुटकट्टी भूमि। खुटकट्टी भूमि ये क्या है? तो ये जो खुटकट्टी भूमि है, ये मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को कहा जाता है खुटकट्टी भूमि। ठीक है, और इस भूमि को बनाने वाले को खुटकट्टीदार कहा जाता है। ये शब्द याद रखिएगा। यहाँ पे शासन व्यवस्था में आपको शब्दों को याद रखना पड़ेगा। शब्दों को, किसका क्या मतलब है। खुटकट्टी भूमि क्या होती है? तो मुंडाओं के द्वारा जो निर्मित भूमि होती है उसको खुटकट्टी भूमि कहते हैं, और इसको बनाने वाले जो मुंडा बनाते हैं उसको खुटकट्टीदार कहा जाता है। और मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या है? मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या है? तो खूट का अर्थ है परिवार। परिवार, परिवार। ठीक है, परिवार खूट का अर्थ है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ है परिवार। परिवार के द्वारा जो जमीन बनाई जाती है उसे खुटकट्टीदार भूमि कहा जाता है। ठीक है, और खुटकट्टी भूमि मुंडाओं की भूमि कहलाती है। ठीक है, मुंडाओं द्वारा निर्मित ये भूमि होती है, खुटकट्टी भूमि कहलाती है। चलिए अब आगे पॉइंट देखते हैं, पढ़ा या पढ़ा। ठीक है, पढ़ा या पढ़ा क्या है ये? पढ़ा या पढ़ा तो 15-20 गाँव को मिलाकर, जो पंचायत को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है उसको पढ़ा पंचायत कहा जाता है। पढ़ा पंचायत, पंचायत। ठीक है, 15 से 20 गाँव को मिलाकर पढ़ा पंचायत कहा जाता है। 15 से 20 गाँव को आप पढ़ा कह सकते हैं, पढ़ा। ठीक है, और उसकी पंचायत को पढ़ा पंचायत कही जाती है। ठीक है, इसमें जो प्रमुख होता है पढ़ा पंचायत का वो होता है मानकी। प्रमुख इसका होता है मानकी, और इसका सर्वोच्च अधिकारी जो होता है, प्रमुख मानकी हुआ, सर्वोच्च अधिकारी इसका जो होता है वो पढ़ा राजा होता है। ठीक है, 15 से 20 गाँव को मिलाकर जो पंचायत बनती है उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो पढ़ा राजा होता है। और ये पढ़ा शासन व्यवस्था, जो पढ़ा राजा की पोस्ट भी जो है वो भी वंशानुगत ही चलती है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था भी मुंडा शासन में मुंडा का भी पोस्ट जो है वंशानुगत है, और पढ़ा का भी पोस्ट जो है वंशानुगत ही है। ठीक है, और इसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है पढ़ा का? तो पढ़ा राजा। और इसका प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो प्रमुख होता है मानकी। ठीक है, मानकी। अब पढ़ा पंचायत का काम क्या होता है? तो पढ़ा पंचायत का काम होता है 2 या अधिक गाँवों के विवादों को निपटाना, इसका काम होता है। और इसमें मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पर जो अवस्थित होता है उसको पढ़ा राजा कहा जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? तो आपको सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, पढ़ा को सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का संज्ञा दिया गया है पढ़ा को। ठीक है, और ये सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है, ये आप समझ गए। इसमें कुछ पोस्ट होते हैं। ठीक है, जो विभिन्न अधिकारियों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी होते हैं कुंवर, लाल, कर्ता, इस तरह के अधिकारी होते हैं। उन्हीं में से है पांडे, दीवान, ठाकुर, दरोगा, लाल और बरकंदाज। ठीक है, पांडे, दीवान, ठाकुर, दरोगा, लाल, बरकंदाज ये प्रमुख अधिकारी होते हैं। इनका काम क्या है? तो इनका काम है आपका, पांडे जो है वो दस्तावेजों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता है। दस्तावेजों की देखभाल करता है। ठीक है, दस्तावेज को की देखभाल करता है पांडे। ठीक है, इसकी देखभाल करने का अधिकारी पांडे होता है। दस्तावेजों का दीवान कौन होता है? तो दीवान होता है पढ़ा राजा का मंत्री। पढ़ा राजा का मंत्री होता है दीवान। ठीक है, पढ़ा राजा का मंत्री होता है दीवान। आप यहाँ से देख सकते हैं पढ़ा राजा का मंत्री कौन होता है? दीवान। ठीक है, ठाकुर कौन होता है?
तो ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक होता है। ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक होता है, ठीक है। और दरोगा कौन होता है? तो दरोगा सभा कार्यवाहक नियंत्रक होता है। सभा का कार्यवाहक नियंत्रक होता है, ठीक है। नियंत्रक दरोगा। और लाल का होता है? तो लाल होता है वकील, सभा का वकील है ना। और बरकंदाज कौन होता है? तो ये सिपाही होता है, गांव का सिपाही होता है, गांव का, ठीक है। गांव का सिपाही कौन होता है? तो बरकंदाज गांव का सिपाही होता है ना। बरकंदाज गांव का सिपाही। तो ये अन्य पढ़ा राजा मानकी के अलावा अन्य प्रमुख अधिकारी होते हैं। पांडे दस्तावेज की देखरेख करने वाला अधिकारी होता है। दीवान पढ़ा राजा का मंत्री होता है। ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक होता है। दरोगा सभा कार्यवाहक नियंत्रक होता है। लाल सभा का वकील होता है। और बरकंदाज गांव का सिपाही होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है दो शब्द, हाथूमुंडा और डाकुआ, ठीक है। हाथूमुंडा और डाकुआ। हाथूमुंडा क्या है? तो हाथूमुंडा, आप गांव के पंचायत को हाथू कहते हैं, ठीक है। गांव के पंचायत को क्या कहते हैं? तो हाथू कहते हैं, ठीक है। गांव के जो आप खूट किसको कहते हैं? तो परिवार को खूट परिवार को कहते हैं। और गांव के पंचायत को क्या कहते हैं? तो हाथू कहते हैं। ये शब्द को आपको याद रखना होगा। परिवार को खूट कहते हैं, परिवार को खूट। और गांव के पंचायत को हाथू कहते हैं। और गांव पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो हाथूमुंडा। गांव पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो हाथूमुंडा, ठीक है। बात समझ में आ गई। ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो हाथूमुंडा। और डाकुआ किसको कहते हैं? तो मुंडा का सहायक होता है डाकुआ। हाथूमुंडा ग्राम पंचायत के प्रमुख को कह दिए। और डाकुआ कौन हुआ? तो मुंडा का सहायक हो गया डाकुआ, ठीक है। डाकुआ मुंडा का सहायक हो गया। और मुंडा कौन है? तो ग्राम प्रधान है, ठीक है। ग्राम प्रधान है मुंडा। और ग्राम का प्रमुख होता है हाथूमुंडा, ठीक है। ग्राम प्रधान मुंडा, ग्राम का प्रमुख होता है हाथूमुंडा, ग्राम पंचायत का। और डाकुआ कौन है? तो मुंडा का सहायक, ग्राम प्रधान का सहायक होता है, ठीक है। बातें यहाँ पे समझ में आ गई। ग्राम प्रधान का सहायक हुआ मुंडा, डाकुआ। ग्राम प्रधान मुंडा का सहायक हुआ डकुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पनभरा पाहन। पनभरा या पाहन कौन है? तो पाहन का सहायक होता है। यहाँ पे पाहन और पनभरा दोनों दो शब्द हैं, ठीक है। पाहन और पनभरा दोनों दो शब्द हैं। क्लियर? मैंने एक ही में मिक्स कर दिया। पाहन कौन है? तो ग्राम का धार्मिक प्रधान होता है पाहन। ग्राम का धार्मिक प्रधान कौन होता है? धार्मिक प्रधान पाहन होता है, ठीक है। धार्मिक प्रधान पाहन होता है। और पाहन गांव की शांति को बनाए रखने के लिए पूजा पाठ बलि चढ़ाने का कार्य करता है। इस कार्य के संचालन में पाहन को लगान मुक्त भूमि भी दी जाती है। और लगान मुक्त भूमि क्या कहलाती है? तो डाली कटारी, ठीक है। पाहन को गांव के संचालन में पूजा पाठ बलि के लिए एक लगान मुक्त भूमि भी दी जाती है, टैक्स फ्री भूमि। उसको क्या कहते हैं? टैक्स फ्री भूमि, डाली कटारी। ये पाहन को दिया जाता है। और पाहन का सहायक कौन होता है? तो पाहन का सहायक होता है पनभरा। पाहन का सहायक कौन होता है? तो पाहन का सहायक पनभरा होता है, ठीक है। समझ में आ गई बातें? पनभरा, पाहन और डाली कटारी। डाली कटारी पाहन को धार्मिक कार्यों के संचालन के लिए टैक्स फ्री जो जमीन दी जाती है, भूमि दी जाती है, उसको डाली कटारी कहते हैं, ठीक है। एक शब्द होता है भूतखेत्ता, ठीक है। भूतखेत्ता। अब भूतखेत्ता का क्या मतलब है? तो भूतखेत्ता आपको गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए दी गई अतिरिक्त जमीन होती है, ठीक है। गांव में भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए अतिरिक्त जमीन दी जाती है, ठीक है। किसको? पाहन को। जो पाहन को एक जमीन, यहाँ पे देखिए, पाहन को एक जमीन दी जाती है आपका डाली कटारी, ठीक है। और एक जमीन दी जाती है भूतखेत्ता, ठीक है। डाली कटारी किस लिए दी जाती है? तो यह पाहन को गांव के पूजा पाठ धार्मिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए ये जमीन दी जाती है, ठीक है।
और भूतखेत्ता किसके लिए दी जाती है? तो भूतखेत्ता भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए गांव को जमीन दी जाती है, ये भूतखेत्ता जमीन। ये आपको इसका उपज का जो आय होता है उससे भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। भूतखेत्ता जमीन से जो आय अर्जित होती है वो गांव के भूत प्रेत के संचालन का कार्य पाहन करता है। ठीक है, दोनों जमीनों के बारे में आप समझ लिए। अब है अखड़ा या अखरा। अखड़ा या अखरा क्या है? तो पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहते हैं। जहाँ पे पंचायत, गांव का पंचायत लगता है, जहाँ पे बैठकी होती है, उस स्थल को अखड़ा कहा जाता है। और इसी स्थल को गांव का सांस्कृतिक कार्य केंद्र भी कहा जाता है। यहीं पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? अखड़ा में, अखड़ा। ठीक है। एक है महतो। महतो क्या है? तो समानता पाहन का सहायक, गांव में संदेश वाहक का कार्य करता है। महतो पाहन का सहायक होता है और गांव में संदेश वाहक का काम करता है, डाकिये का काम करता है, डाकिये का काम करता है। ठीक है, डाकिये का काम करता है, संदेश आदान प्रदान करने का काम करता है महतो। क्लियर। अब इसके अन्य बात को देख लेते हैं। तो अन्य में देखते हैं कि इस जनजाति की शासन व्यवस्था में दीवान, ठाकुर, कोतवार, पांडे, कर्ता तथा लाल अन्य आदि नामक अधिकारी होते हैं, जो मैंने ऊपर आपको बताया ही किसका क्या काम था, है ना। तो ये होते हैं ठाकुर, दीवान, कोतवार, पांडे, कर्ता, लाल। और जो पढ़ा राजा को शासन संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं, पढ़ा राजा को शासन चलाने में अपना सहयोग देते हैं। ठीक है। तो ये था आपका मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था में मैंने आपको हर एक बात को बताने का प्रयास किया। इसमें शब्द आए मुंडा। मुंडा कौन होता है? तो ग्राम प्रधान होता है। इसका पोस्ट कैसा है? तो वंशानुगत है। ठीक है। इसका काम क्या है? तो लगान वसूलना, गांव के विवादों को निपटारा करना और विधि व्यवस्था बनाए रखना। हाथू मुंडा। हाथू मुंडा कौन है? तो मुंडा ग्राम पंचायत जो होती है उसको हाथू कहते हैं। मुंडा का ग्राम पंचायत जो होता है उसको हाथू कहते हैं। और इसका प्रमुख कौन होता है? हाथू मुंडा। ग्राम प्रधान होता है मुंडा, और ग्राम का प्रमुख जो होता है, पंचायत का प्रमुख जो होता है, वो हाथू मुंडा होता है। ठीक है, या इसको मुंडा भी कहते हैं। ठीक है, हाथू मुंडा या मुंडा भी कहते हैं। डाकुआ कौन है? तो डाकुआ मुंडा का सहायक होता है, और मुंडा गांव वालों की बैठक की सूची जो देता है वो डाकुआ देता है। ठीक है, डाकुआ देता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आपका ये महतो भी वही काम करता है। गांव के संदेश वाहक का काम महतो भी करता है और डाकुआ भी करता है। ठीक है। और ये दोनों, महतो पाहन का सहायक होता है, डाकुआ मुंडा का सहायक होता है। ठीक है, वो ग्राम प्रधान का सहायक होता है और ये धार्मिक प्रधान का सहायक होता है महतो। ठीक है, ये अपने धार्मिक संदेश को गाँव में पहुँचाता है डाकुआ, अपने क्या उसको बोलेंगे, राजनीतिक संदेश को पहुंचाता है। विधि व्यवस्था के बारे में बताता है डाकुआ। ठीक है। पढ़ा। पढ़ा क्या था? तो पढ़ा 15 से 20 गांवों को मिलाकर पंचायत बनाया जाता है, उसको पढ़ा पंचायत कहा जाता है। और इसका प्रमुख कौन होता है? मानकी होता है। ठीक है। और पढ़ा में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो पढ़ा राजा होता है। और इसका क्या काम है? तो इसका काम है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति पढ़ा पंचायत में निहित होता है। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अंग होता है पढ़ा पंचायत। और इसके अंदर अंतर ग्रामीण जो वाद विवाद होते हैं उसको निपटारा करने के लिए, सुलझाने के लिए पढ़ा पंचायत में जाया जाता है। 2 से अधिक गाँव के विवादों को सुलझाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर मानकी जिस विवाद को नहीं सुलझा पाते हैं वो पढ़ा राजा तक बात चली जाती है। और इसमें थे पांडे, दीवान, ठाकुर, दरोगा, लाल, बरकंदाज। ठीक है, ये सभी का क्या पोस्ट था? तो पांडे दस्तावेजों का देखभाल करने वाला अधिकारी था, दीवान पढ़ा राजा का मंत्री था, ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक, और दरोगा सभा कार्यवाहक नियंत्रक, लाल सभा का वकील, और बरकंदाज ग्राम सिपाही होता है। ठीक है। पनभरा या पाहन कौन है? तो पाहन ग्राम प्रधान, ग्राम का धार्मिक प्रधान होता है, और वह धार्मिक आयोजनों तथा गांव के शांति तरक्की के लिए पूजा पाठ तथा बलि का चढ़ाने का दायित्व रखता है। और इसी का सहायक होता है पनभरा या पुजार। ठीक है,
डाली कटारी भूमि किसको दी जाती है? तो पाहन को दी जाती है। किसके लिए? ये कर मुक्त भूमि होती है और ये धार्मिक कार्यों को संचालित करने के लिए डाली कटारी भूमि दी जाती है। ठीक है। उसके बाद उसको भूतखेत्ता भूमि भी दिया जाता है। भूतखेत्ता भूमि किस लिए दिया जाता है? तो गांव के भूत प्रेत और उनके प्रकोपों से बचाने के लिए पाहन को यह भूमि दी जाती है, जिसमें भूमि जो दी जाती है उससे जो धन आय होता है, धन प्राप्त होता है या आय प्राप्त होता है, उसमें भूत प्रेत के पूजा पाठ के लिए खर्च करता है। ठीक है। अखड़ा क्या है? तो ग्राम का पंचायत की बैठकी को अखड़ा कहते हैं और यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। मान की पढ़ा पंचायत का प्रधान होता है और जिसका पद वंशानुगत है। ठीक है। महतो पाहन का सहायक होता है और गांव में संदेशवाहक का कार्य करता है। ठीक है। सभी चीज़ों को मैंने बता दिया। ये आपका पूरा मुंडा शासन व्यवस्था कंप्लीट हो गया। आप इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा, 2 से 3 बार पढ़िएगा और इसका क्वेश्चन MCQ लगाइएगा, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसको हर एक बार रिवीजन करते रहिएगा, तभी आप ये कंप्लीट रख पाइएगा। ठीक है। हमने रिवीजन भी कर लिया और कोशिश किया कि ये क्लास में ही याद हो जाए। चलिए अगले क्लास में हम देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। शासन व्यवस्था नेक्स्ट क्लास में होगी। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इसमें क्या एफर्ट किया जा सकता है, क्या नया तरीका लाया जा सकता है आपको समझाने का, पढ़ाने का, वो भी आप कमेंट कीजिएगा। या ये फॉर्मेट ही आपको सही लग रहा है, ये भी आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक चैनल वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि जो भी JSSC के एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं या 14 JPSC को टारगेट कर रहे हैं, उनको एटलीस्ट एक आइडिया हो कि उनको पढ़ना क्या है। ठीक है। PD तो आपको रेगुलरली आप मेरे क्लासेस को फॉलो करेंगे तो हो ही जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। और मेंस के लिए थोड़ा मैं अभी मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, तो PD की और JSSC के सारे एग्जाम्स आपके निकल जाएंगे, झारखंड GK में कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्द मेंस की भी क्लासेस होंगी। और एक चीज़ बता दूं कि आपको जनरल नॉलेज के लिए GK GS करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के लिए कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरा रहता है। मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया जहाँ पे GK GS करंट अफेयर और स्टैटिक GK अपलोड हो रहा है, तो उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका झारखंड GK पेपर 2 और पेपर 1 दोनों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। 200 क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा ये 2 चैनल से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।